आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दृष्टि के यूपीपीसीएस टेस्ट नंबर 11 को शुरू करते हैं। इसके पहले दोस्तों हम लोग टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग टेस्ट नंबर 11 को कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से इसके सभी प्रश्न कंप्लीट देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, पेपर 14 मई को अब फिक्स हो गया है, इसमें कोई आगे पीछे होने की बात नहीं है। तो समय बहुत कम है, इस टेस्ट सीरीज़ को हम लोग फटाफट कवर करते हैं और जिन प्रश्नों को एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है उसे एक्सप्लेन किया जाएगा और जिन प्रश्नों को एक्सप्लेनेशन नहीं ज़रूरत है उसे हम लोग उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टेस्ट कराने का मतलब दोस्तों यही है कि एक बार इन दृष्टि के इस टेस्ट सीरीज से गो थ्रू हो लीजिए ताकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए तो छूटे नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट इन प्रश्नों को कवर करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से टेस्ट नंबर 11 के सभी प्रश्नों को कंप्लीट देखते हैं। आइए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं इसके। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। जिला खनिज फाउंडेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया है कि यह एक गैर लाभकारी निकाय है, वहीं दूसरा कथन है कि यह खान और खनिज विकास विनिमय अधिनियम 2015 के तहत स्थापित किया गया है। कूट से सही उत्तर का चयन करना है इसमें। तो देखिए, जिला खनिज फाउंडेशन की बात करें दोस्तों तो यह खान और खनिज विकास विनिमय अधिनियम 2015 के तहत स्थापित किया गया है और यह एक गैर लाभकारी निकाय है। जिला खनिज फाउंडेशन एक गैर लाभकारी निकाय है, तो इसका दोनों कथन सही है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया है कि जनजाति गौरव दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए, जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा बिरसा मुंडा की जयंती के प्रतीक के रूप में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार का एक घटक है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार के घटक कौन कौन से हैं? तो देखिए, इसमें विदेशी मुद्रा स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार, ये सभी रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार के घटक हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये गलत मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे। तो इसमें इंग्लिश वाला आप देख सकते हैं, ऑल ऑफ द एबव, अर्थात उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, तो चलिए इसे समझ गए होंगे भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार के घटक कौन कौन से हैं। तो देखिए, इसमें विदेशी मुद्रा, स्वर्ण भंडार और विशेष आहरण अधिकार, ये सभी रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार के घटक हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न दिया गया है कि वह परिघटना जब उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच जल स्तर गिरता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे भाटा कहते हैं। ठीक है, जब उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच जल स्तर गिरता है तो उसे ज्वार भाटा कहा जाता है। ठीक है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व ये लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। कौन सा के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय इत्र महोत्सव की मेज़बानी करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय इत्र महोत्सव की मेज़बानी उत्तर प्रदेश करेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय इत्र महोत्सव की मेज़बानी किया जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इत्र महोत्सव की बात करें दोस्तों तो कन्नौज का इत्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कन्नौज के इत्र को वैश्विक बाजार में स्थापित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इत्र महोत्सव की मेज़बानी करेगी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय इत्र महोत्सव की मेज़बानी कौन करेगा? तो यह उत्तर प्रदेश करेगा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची लॉन्च किया है? तो देखिए, यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आवश्यक दवाओं की सूची जारी की गई है। ठीक है, WHO के अनुसार दोस्तों आवश्यक दवाएं कौन सी होती हैं? तो देखिए, आवश्यक दवाएं WHO के अनुसार वे दवाएं होती हैं जो जनसंख्या की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूर्ण करती हों, उसे आवश्यक दवाओं के रूप में देखा जाता है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बाइसन अर्थात गौर के संबंध में सही नहीं है? तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा भारतीय बाइसन के संबंध में सही नहीं है।
यह 6000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है, भारतीय बाइसन ये 6000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। वहीं यह केवल भारत में ही पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारतीय बाइसन ये केवल भारत में नहीं, भारत के साथ साथ यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में भी पाए जाते हैं, और वर्मा, थाईलैंड, इन स्थानों पर भी भारतीय बाइसन पाए जाते हैं। तो इसमें दूसरा कथन इसका गलत हो जाएगा कि केवल भारत में पाए जाते हैं, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। और तीसरा कथन दिया गया है कि इन्हें IUCN की सूची में सुभेद्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। यह जंगली मवेशियों की शारीरिक रूप में सबसे ऊंची प्रजाति हैं। तो ये भी कथन सही है। इसमें पूछ रहा है कि भारतीय बाइसन के संबंध में कौन सही नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 दिया गया है, लेजियोनेलोसिस रोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लेजियोनेलोसिस की बात किया जाए तो यह एक निमोनिया जैसी बीमारी है जो सामान्य ज्वर से लेकर गंभीर और कभी कभी घातक रूप में निमोनिया के रूप में देखी जाती है। तो बिल्कुल सही है। इसके लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। तो ये भी कथन सही है, इसके लिए अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है। तो इसका दोनों कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। राज्य परिवर्तन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राज्य परिवर्तन आयोग की बात किया जाए तो इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करता है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राज्य परिवर्तन आयोग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, यहाँ वित्त मंत्री नहीं होगा। वहीं दूसरा कथन दिया गया है कि यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करते हुए विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों के परामर्श के बाद नीतियाँ तैयार करता है। तो यह बिल्कुल सही है। तो इसमें देखिए, इसका राइट ऑप्शन देखेंगे तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केवल कथन 2 सही है। ठीक है, राज्य परिवर्तन आयोग की अध्यक्षता राज्य के इसके मुख्यमंत्री करते हैं, वित्त मंत्री नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। भारत के राज्यों एवं जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 जारी किया गया। तो किसके द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया गया है? तो देखिए, यह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। ठीक है, सामाजिक प्रगति सूचकांक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, सामाजिक प्रगति सूचकांक की बात करें दोस्तों तो इसमें पुदुचेरी पहले स्थान पे है, जबकि अंतिम स्थान पे झारखंड और बिहार स्थित है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग पर एक सम्मेलन आयोजित किया है? तो किसके द्वारा डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो यह देखिए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात ट्राई के द्वारा डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न, पेट्रोलियम निर्यातक देशों और उसके सहयोगियों के संगठन अर्थात ओपेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया है कि इसकी स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। तो बिल्कुल सही है, ओपेक की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। वहीं दूसरा कथन है कि भारत के संस्थापक सदस्यों में से एक है, भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। तो यह कथन गलत हो जाएगा। ओपेक के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत नहीं है। ठीक है, ओपेक के संस्थापक सदस्य के रूप में देखा जाए तो इसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसलिए दूसरा कथन गलत है। इसका राइट ऑप्शन ये सही हो जाएगा। केवल कथन 1 सही है। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र का प्रस्तावित कंसोर्टियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र का प्रस्तावित कंसोर्टियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ये सही हो जाएगा, गोरखपुर। आइए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। ताल छापर अभ्यारण्य अवस्थित है। तो ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो ये राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है, ताल छापर राजस्थान में अवस्थित है। नई चेतना पहल बदलाव की एक सामुदायिक नेतृत्व वाला राष्ट्रीय अभियान है। तो किसके विरुद्ध यह अभियान है? तो देखिए, नई चेतना पहल बदलाव यह लिंग आधारित भेदभाव के विरुद्ध एक सामुदायिक नेतृत्व वाला राष्ट्रीय अभियान है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न दिया गया है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक इसमें क्या है दोस्तों? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में तो भारत इसमें 107वें स्थान पर है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात किया जाए दोस्तों तो इसे कंसर्ट वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर
हेल्फ द्वारा तैयार किया जाता है। ये 4 घटक अर्थात संकेतों में जारी किया जाता है। कौन कौन से इसके 4 घटक हैं? तो देखिए, अल्पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर, इन 4 संकेतों के आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। भारत 121 देशों में 107वें स्थान पे है 2022 में, जबकि वहीं 2021 में भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101वें स्थान पर था। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। आर्य महिला समाज स्थापित किया गया था। तो आर्य महिला समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो पंडित रमाबाई सरस्वती के द्वारा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या हम लोग 19 देखते हैं। नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु दिवस के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु दिवस के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात किया जाए दोस्तों, तो इसकी थीम द एयर वी शेयर थी और यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। तो इसका दोनों कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 20 नंबर देखते हैं हम लोग। यूपी डेयरी विकास और दुग्ध उत्पादन नीति को बढ़ावा देने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया है कि यह नीति का उद्देश्य दुग्ध प्रसंस्करण के स्तर को 10% से बढ़ाकर 25% करना है। तो बिल्कुल सही है। यूपी डेयरी विकास और दुग्ध उत्पादन नीति के बढ़ावा देने के संदर्भ में देखा जाए तो इस नीति का उद्देश्य ही है कि दूध प्रसंस्करण के स्तरों को 10% से बढ़ाकर 25% करना है और इससे मिल्क स्टेशन उपकरण की खरीद भी शामिल होगी। इसमें मिल्क स्टेशन उपकरण की खरीद भी शामिल होगी। तो ये भी कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। DMH11 संदर्भित है, तो यह किससे संदर्भित है? तो ये सरसों से संबंधित है। DMH11 सरसों को संदर्भित करता है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे ध्वनि तरंग के समान होती है? तो कौन सी भूकंपीय तरंगे है जो ध्वनि तरंगों के समान होती है? तो यह पी तरंगे है। पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। ये तेज गति से धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। वहीं यस तरंगे की बात किया जाए दोस्तों, तो यस तरंगे ठोस पदार्थों से गुजरती है। ठीक है, और पी तरंगे सबसे तेज गति से धरातल पर पहुँचती है। चलिए प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 की थीम हमारा समय अभी है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य, इसका थीम था। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 की थीम हमारा समय अभी है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य। ठीक, अगला देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री किस राज्य में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान के उद्घाटन किया? तो यह उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर किसान दिवस मनाया जाता है? तो किस भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री के जयंती पर किसान जयंती मनाया जाता है? तो यह चौधरी चरण सिंह के जयंती पर। ठीक है, किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के दिवस पर किसान दिवस मनाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो निम्नलिखित में से किस शहर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो देखिए, यह टोक्यो, जापान के शहर टोक्यो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है। चलिए प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे दूसरी बार रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो किसे दूसरी बार रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया है? तो यह के बैरी शार्पलेस को। ठीक है, के बैरी शार्पलेस को रसायन विज्ञान में दूसरी बार नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 की बात करें तो ओली रिडले कछुए की आयुसीयन स्थिति क्या है? तो ओली रिडले कछुए की आयुसीयन की बात किया जाए तो इसे आयुसीयन के सुभेद्य स्थिति में रखा गया है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त में उच्चायुक्त बना? तो कौन बना भारत में एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त में उच्चायुक्त कौन बना है? तो ये जागृति यादव। ठीक है, जागृति यादव एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायोग में उच्चायुक्त बना। ठीक है, बनी थी। ठीक, अगला देखते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो बताइए राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
तो यह 14 सितंबर को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 31 देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, वैश्विक विश्लेषण एवं स्वच्छता और पेयजल का आकलन रिपोर्ट जारी की गई थी। तो किसके द्वारा वैश्विक विश्लेषण एवं स्वच्छता और पेयजल का आकलन रिपोर्ट जारी की गई है? तो यह देखिए वैश्विक स्वास्थ्य संगठन और UN वाटर द्वारा, इन दोनों के द्वारा वैश्विक विश्लेषण एवं स्वच्छता और पेयजल का आकलन रिपोर्ट जारी किया गया है। इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया है कि इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, और वहीं दूसरा कथन है कि इसका उद्देश्य सामाजिक समावेशन, सामाजिक विकास और अभिसरण के माध्यम से अधिकारों तक पहुँच है। तो देखिए दोस्तों, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संदर्भ में देखें तो इसका पहला कथन गलत हो जाएगा। इसे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा नहीं, इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। वहीं दूसरा कथन दिया गया है कि इसका उद्देश्य सामाजिक समावेशन, सामाजिक विकास और अभिसरण के माध्यम से अधिकारों तक पहुँच है। ये बिल्कुल सही है, इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल कथन 2 सही है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। लस्सा बुखार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लस्सा बुखार के संदर्भ में, लस्सा बुखार की बात किया जाए तो यह पहली बार अफ्रीका महाद्वीप में खोजा गया था, तो यह बिल्कुल सही है। यह एक प्रकार का कवक रोग है, तो लस्सा बुखार कवक रोग नहीं है, एक वायरस विषाणु जनित रोग है। ठीक है, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। इस बीमारी से जुड़े मृत्यु दर लगभग 10% है। तो देखिए, लस्सा बुखार से जुड़े बीमारी से मृत्यु दर लगभग 1% है, 10% नहीं, 1% न के बराबर मृत्यु होता है, इसलिए तीसरा भी कथन इसका गलत है। बुखार चूहों से फैलता है, तो लस्सा बुखार चूहों से फैलता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें सही कथन देखना है तो इसमें पहला और चौथा कथन सही है, तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 34 देखते हैं। तारागिरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तारागिरी के संदर्भ में बात किया जाए तो इसका नाम गढ़वाल में स्थित हिमालय की एक पहाड़ी श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। यह प्रोजेक्ट 17A का तीसरा स्टील फ्रेगेट है, तो ये दोनों कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। धनु जात्रा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो धनु जात्रा उत्सव यह उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा में धनु जात्रा उत्सव मनाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। 12मासी चावल की किस्म PR23 विकसित की गई है, तो किसके द्वारा यह चावल की किस्म विकसित की गई है? तो यह चीन के द्वारा। ठीक है, 12मासी चावल की किस्म PR23 ये चीन के द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। GAISA संदर्भित करता है, तो किसको यह संदर्भित करता है? देखिए GAISA की बात करें तो यह ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट एंड अवार्ड्स को संदर्भित करता है। इसको हिंदी में देखेंगे तो वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन और पुरस्कार को संदर्भित करता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप इंग्लिश में एक बार देख लिया करिए तो आसानी होगी सॉल्व करने में। तो GAISA संदर्भित करता है वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन और पुरस्कार को। इसके विषय में देखा जाए दोस्तों तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट एंड अवार्ड्स के तीसरे संस्करण को संबोधित किया और कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2047 कब तक? तो 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में मदद कर सकता है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन द्वारा तीसरा AI शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 38 को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 4 मंजिला एक जिला एक उत्पाद अर्थात ODOP माल का निर्माण किया जाएगा? तो किस जिला में इसका निर्माण किया जाएगा? तो देखिए, इसका निर्माण वाराणसी में किया जाएगा। एक जिला 4 मंजिला एक जिला एक उत्पाद माल का निर्माण वाराणसी में किया जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर में GI महोत्सव का आयोजन किया गया? तो GI महोत्सव का आयोजन वाराणसी में किया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न दिया गया है। साइबर सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साइबर सुरक्षा की बात किया जाए दोस्तों तो ट्रोजन एक मैलवेयर है जिसे उपयोगकर्ता या संगठन को उनके कंप्यूटर पर फाइलों तक पहुंच से वंचित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो देखिए, ये कथन गलत हो जाएगा। ट्रोजन एक मैलवेयर नहीं होगा, यहाँ पे
रैंसमवेयर, क्या होगा, रैंसमवेयर एक मैलवेयर है जिससे उपयोगकर्ता या संगठन को उनके कंप्यूटर पर फाइलों तक पहुंच से वंचित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसलिए इसका पहला कथन गलत हो जाएगा। वहीं दूसरा कथन दिया गया है कि सिनर्जी एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है जिसे यूएसए के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डिजाइन तथा संचालित किया जाता है। तो देखिए, सिनर्जी एक साइबर सुरक्षा अभियान है, लेकिन इसे यूएसए द्वारा नहीं, इसे सर्ट-इन द्वारा सिंगापुर के सहयोग से, किसके सहयोग से, तो सिंगापुर के सहयोग से सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया है, इसलिए इसका दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा इसका बिल्कुल कथन गलत है। वहीं तीसरा कथन दिया गया है सर्टेन-इन एक नोडल एजेंसी है जो साइबर सुरक्षा खतरों से निपटती है, तो यह बिल्कुल सही है। वहीं चौथा कथन दिया गया है साइबर सुरक्षा भारत पहल और साइबर स्वच्छता केंद्र सरकारी पहले हैं, तो ये दोनों कथन सही हैं। तीसरा और चौथा इसका सही है। इसमें बताना है उपयुक्त में से कौन सही है, तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कथन बी नहीं होगा, इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कथन 3 और 4 सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 41 पे चलते हैं हम लोग। 41 प्रश्न है कि राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा चिल्लाई कला के संबंध में सही है, तो चिल्लाई कला के संबंध में देखेंगे दोस्तों, तो यह सबसे कठिन सर्दियों की अवधि है। चिल्लाई कला यह सबसे कठिन सर्दियों की अवधि है। आइए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे गिद्ध और उसे आयुष्यन की स्थिति में रखना है। कौन सा गिद्ध किस आयुष्यन की किस स्थिति में है, आइए देखते हैं। लॉन्ग विल्ड गिद्ध की बात किया जाए तो लॉन्ग विल्ड गिद्ध यह आयुष्यन की गंभीर संकट में रखा गया है। वहीं इजिप्टियन गिद्ध को इसे संकटग्रस्त में रखा गया है। भारतीय ग्रीफान गिद्ध को इसे कम चिंतनी, आयुष्यन के कम चिंतनी स्थिति में रखा गया है। और सिनेरियस गिद्ध को इसे संकटापन में रखा गया है। इसके क्रम को देखेंगे दोस्तों, तो इसका क्रम डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला का चौथा और तीसरा दूसरा और पहला हो जाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग विल्ड गिद्ध को किस आयुष्यन की स्थिति में रखा गया है, तो गंभीर संकट की स्थिति में। इजिप्ट गिद्ध को इसे संकटग्रस्त में, भारतीय ग्रीफान गिद्ध को कम चिंतनी में और सिनेरियस गिद्ध को संकटापन में रखा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो उत्तर प्रदेश ने स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज विकसित करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ हस्ताक्षर किया है, तो यह ऑस्टिन विश्वविद्यालय के साथ। ठीक है, ऑस्टिन विश्वविद्यालय कहाँ का है, तो ये अमेरिका का है। ऑस्टिन विश्वविद्यालय यूएसए में स्थित है, जिसके साथ उत्तर प्रदेश ने स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज विकसित करने के लिए हस्ताक्षर एवं समझौता किया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है, तो विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 21 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। साइबर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, तो साइबर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, यह प्रत्येक महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। साइबर जागरूकता दिवस प्रत्येक महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 दिया गया है, लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लोक अदालत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है उसे बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला कथन दिया गया है कि यह गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है और प्रथम लोक अदालत शिविर गुजरात में आयोजित किया गया था, तो इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो देखिए लोक अदालत के संदर्भ में बात किया जाए दोस्तों, तो लोक अदालत यह गंभीर सिद्धांत पर आधारित है और प्रथम लोक अदालत शिविर गुजरात में आयोजित किया गया था, तो इसका दोनों कथन सही है। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 48, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली है, तो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पुलिस प्रणाली है, तो यह 7 जिलों में है। 7 जिले ये कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसमें नोएडा, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज है। तो उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू किया गया है। कौन कौन से जिले, इसे याद रखिए दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है इन जिलों के नाम। तो कमिश्नरी प्रणाली वाला जिला कौन कौन से हैं, तो इसमें नोएडा है, वाराणसी है, लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 49 देखते हैं।
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया है कि चार्जिंग अवसंरचना के निर्माण हेतु निवेश के समन्वय और सुविधा के लिए इन्वेस्ट यूपी को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। वहीं दूसरा कथन है कि इस नीति के लागू होने की तारीख से 5 वर्ष तक उपभोक्ताओं को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा। तो इसका दोनों कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जूनियर जल पुरस्कार 2022 किसने जीता। तो स्टॉकहोम जूनियर जल पुरस्कार 2022 किसने जीता है। तो यह एनाबेल एम रेसन ने जीता है। एनाबेल एम रेसन ये कनाडा की एक छात्रा हैं जिन्हें स्टॉकहोम जूनियर जल पुरस्कार 2022 से पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। जनजाति विकास रिपोर्ट 2022 लॉन्च की गई थी। तो किसके द्वारा जनजाति विकास रिपोर्ट 2022 लॉन्च की गई थी। तो यह भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो किस वर्ष में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो वर्ष 2006 में। वर्ष 2006 में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में पक्के टाइगर रिजर्व स्थित है। तो पक्के टाइगर रिजर्व या अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इंडिया केम 2022 के 12वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया। तो इंडिया केम 2022 के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो उपरोक्त में से किसी में नहीं किया गया है। इसका आयोजन दोस्तों प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, इंडिया केम देखिए इंडिया केम 2022 के 12वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया है। इसलिए इसमें दिए गए ऑप्शनों में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में मांगदेच्छू जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो मांगदेच्छू जल विद्युत परियोजना ये भूटान में स्थित है। इसे भारत के सहयोग से बनाया जा रहा है और भारत की सहायता से ये 720 मेगावाट का यह परियोजना है जिसे भारत के सहयोग से भूटान में बनाया जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं। गोवा समुद्री संगोष्ठी आयोजित की जाती है। तो गोवा समुद्री संगोष्ठी ये द्विवार्षिक आयोजित की जाती है। ठीक है, भारतीय नौसेनाओं के द्वारा गोवा समुद्री संगोष्ठी द्विवार्षिक आयोजित की जाती है। भारतीय संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता के प्रावधान का उल्लेख है। तो किस भाग में समान नागरिक संहिता के प्रावधान का उल्लेख है। तो देखिए ये भाग 4 में इसका उल्लेख है। ठीक है, आर्टिकल किस आर्टिकल में है। तो यह 44 में है। ठीक है, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है जो भारत के एकमात्र राज्य किस राज्य में इसे लागू किया गया है। तो गोवा में। ठीक है, गोवा में समान नागरिक संहिता लागू किया गया है और ये भाग 4 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। उत्तर प्रदेश की गुलाबो सिताबो कठपुतली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश की गुलाबो सिताबो कठपुतली के संदर्भ में बात करें दोस्तों तो यह एक प्रकार का दस्ताना कठपुतली शो है और यह विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। तो देखिए ये वाराणसी क्षेत्र में नहीं, ये लखनऊ क्षेत्र में है। लखनऊ क्षेत्र में इससे विशेष रूप से इसका देखिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला सही है। ठीक है, गुलाबो सिताबो कठपुतली के संदर्भ में बात करें तो यह एक प्रकार का दस्ताना कठपुतली शो है और यह विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लखनऊ क्षेत्र में किया जाता है, न कि वाराणसी क्षेत्र में। तो इसलिए दूसरा कथन इसका गलत हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। चित्रकला की बुंदेली शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए चित्रकला की बुंदेली शैली के संदर्भ में देखते हैं। इस चित्रकला को ओरछा साम्राज्य के तहत स्वर्ण युग के रूप में देखा गया है। तो बिल्कुल सही है। चित्रकला की बुंदेली शैली की बात किया जाए तो इस चित्रकला को ओरछा साम्राज्य के तहत स्वर्ण युग के रूप में देखा गया और चित्रकला का विषय स्थानीय त्योहारों जैसे करवा चौथ, दिवाली, अहोई अष्टमी, नाग पंचमी आदि पर आधारित है। तो ये भी कथन सही है। इस चित्रकला का अभ्यास सामान्य तौर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो ये पुरुषों के द्वारा नहीं, इसे महिलाओं के द्वारा, फीमेल के द्वारा आयोजित किया जाता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यह धार्मिक प्रतीक से रहित है। तो यह धार्मिक प्रतीक के
साथ जोड़ा जाता है, न कि धार्मिक प्रतीक से रहित है, इसलिए ये भी कथन गलत हो जाएगा। तो इसका पूछा है कौन सा कथन सही है, इसमें पहला और दूसरा सही है, इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। कथन और कारण के प्रश्न दिए गए हैं। कथन दिया गया है कि भारत में चरस और गांजा प्रतिबंधित है, वहीं कारण है कि स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 ने उन्हें नारकोटिक्स औषधि के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो कथन और कारण दोनों सही दिया गया है। कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए भारत में चरस और गांजा प्रतिबंधित है। क्यों प्रतिबंधित है? क्योंकि स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 ने उन्हें नारकोटिक्स औषधि के रूप में सूचीबद्ध किया है, इसलिए चरस और गांजा प्रतिबंधित हैं। तो इसका दोनों कथन सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। चलिए अगला देखते हैं। दुर्लभ रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दुर्लभ रोगों की बात किया जाए दोस्तों तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स एक प्रकार का दुर्लभ रोग है, तो ये बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2021 में दुर्लभ बीमारियों के संदर्भ में राष्ट्रीय नीति जारी की थी, तो ये भी कथन सही, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। फाल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च किया गया था, तो फाल्कन हैवी रॉकेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो स्पेस एक्स के द्वारा, नासा के अंतरिक्ष अनुसंधान के नासा के द्वारा स्पेस एक्स फाल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च किया गया था। ठीक है, आइए 63 देखते हैं। तरलता समायोजन सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तरलता समायोजन सुविधा की बात करें दोस्तों तो यह मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाकर और घटाकर अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति का प्रबंधन कर सकता है। तो तरलता समायोजन सुविधा यह मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाकर और घटाकर अर्थव्यवस्था की मुद्रा स्फीति का प्रबंधन कर सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसे वर्ष 1998 में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु नरसिम्हन समिति के परिणाम के एक भाग के रूप में पेश किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। दोनों कथन इसका सही, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। शाकंभरी मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो शाकंभरी मेला का आयोजन सहारनपुर में होता है। ठीक है, शाकंभरी मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में होता है। सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 लॉन्च किया गया, तो किसके द्वारा सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 लॉन्च किया गया है? तो यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों तो इसे 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग कर बनाया गया था और इसे चावल के उत्पादन के लिए धान का कटोरा अर्थात चावल का कटोरा के रूप में भी जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ये दोनों कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि चावल का कटोरा किस राज्य को चावल के कटोरा के रूप में जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ को। ठीक है, छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 2000 में। किससे अलग हुआ था, किस राज्य से? तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में इसे बनाया गया था। आइए अगला देखते हैं। दूसरी भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता आयोजित की गई थी, तो कहाँ पे दूसरी भारत अफ्रीकी रक्षा वार्ता आयोजित की गई थी? तो यह गुजरात में आयोजित की गई थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो वह कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो यह कुशीनगर है। देखिए दोस्तों, कुशीनगर नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। बात करें उत्तर प्रदेश के वे कौन कौन से ज़िले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो कुल 7 ज़िले हैं। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कुल 7 ज़िले सीमा साझा करते हैं। इसमें कौन कौन से ये 7 ज़िले हैं? तो ध्यान से सुनिए। इसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये 7 ज़िले उत्तर प्रदेश के नेपाल देश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्लास्टिक क्लस्टर अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 में उत्तर प्रदेश का स्थान 8वां है, जबकि पहले स्थान की बात किया जाए दोस्तों तो पहले स्थान पे महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र इसमें पहले स्थान पर है। चलिए अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पे महोत्सव मेला एवं स्थान को बताना है। नौचंडी मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो नौचंडी मेला ये मेरठ में और राम बारात यह आगरा। रथ मेला कहाँ पे आयोजित होता है? तो मथुरा में। और
देवा मेला, देवा मेला की बात करें तो ये एकमात्र बचा है, तो ये 12 बंकिंग हो जाएगा। ठीक, इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए, सी इसका राइट ऑप्शन है। आइए प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022 की थीम क्या थी? तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022 की थीम भारत के सशक्तिकरण के लिए प्रौद्योगिकी के दशक का उपयोग, इसकी थीम थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। विश्व पहेली चैंपियनशिप WPPC में भारत का पहला रजत पदक किसने जीता? तो विश्व पहेली चैंपियनशिप में भारत का पहला रजत पदक प्रसन्ना शेषाद्री ने जीता है। ठीक है, इससे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पूर्व सदस्य बना, तो कब भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पूर्व सदस्य बना था? तो यह 2010 में बना था। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। 74 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत के मूल रूप से राजद्रोह कानून का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो किसके द्वारा राजद्रोह कानून का मसौदा तैयार किया गया था? तो यह थॉमस मैकाले के द्वारा। थॉमस मैकाले ये ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने 1837 में राजद्रोह कानून का मसौदा तैयार किया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। फीफा विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? तो फीफा विश्व कप 2022 यह कतर में आयोजित किया गया था। फीफा विश्व कप की बात करें दोस्तों, तो इसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर इस फुटबॉल एसोसिएशन विश्व कप 2022 जीता था। ठीक है, फीफा विश्व कप किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ने। इससे ध्यान रखिएगा दोस्तों, अर्जेंटीना फीफा विश्व कप फुटबॉल कप जीता है, और किसे हराकर? तो फ्रांस को हराकर। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। राज्य और लोक नृत्य, यहाँ सूची को 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे राज्य और उसके लोक नृत्य को बताना है। तो बताइए नागालैंड का लोक नृत्य कौन सा है? तो देखिए, नागालैंड का लोक नृत्य चांगलो है, गोवा का लोक नृत्य फुगदी है, और त्रिपुरा का लोक नृत्य होजागिरी है, अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य बारडो छम है। ये सभी सुमेलित हैं, तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। सैंडलवुड स्पाइक डिजीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया है कि यह पहली बार तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया था। तो देखिए सैंडलवुड स्पाइक डिसीज ये कर्नाटक में पहली बार, कहाँ पे? तो कर्नाटक में पहली बार इसे रिपोर्ट किया गया था, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। वह दूसरा कथन है कि यह एक संक्रामक रोग है जो फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केवल कथन 1 सही है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। मिशन इंद्रधनुष का संबंध है, तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध सामूहिक टीकाकरण से है। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया है? तो किस शहर में, उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया है? तो देखिए, इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन लखनऊ शहर में किया गया है। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सासा समिति से संबंधित है? तो सासा समिति से कौन सा इसमें संबंधित है? तो आदिवासी समुदाय, सासा समिति से आदिवासी समुदाय संबंधित हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया परिवार पहचान पत्र निम्नलिखित में से किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश संबंधित हैं? तो परिवार पहचान पत्र यह जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं, जम्मू और कश्मीर से संबंधित हैं। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। यहाँ पे विलुप्त ज्वालामुखी और उसके स्थान को बताना है। तो नारकोंडम ज्वालामुखी ये सभी जानते होंगे, अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। ढोसी पहाड़ी ये कहाँ पे है? तो हरियाणा में। दक्कन ट्रैप नाम से पता चल रहा है महाराष्ट्र, और धनोधर पहाड़ी ये गुजरात में। ठीक, तो इसके क्रम को देखेंगे तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, आइए अगला देखते हैं। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2022। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2022 की बात करें दोस्तों, तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से किस जिले में महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, महावीर
स्वामी वन्यजीव अभयारण्य की बात किया जाए तो यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है। वहीं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य की बात किया जाए तो हस्तिनापुर सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का है। सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य महावीर वन्यजीव अभयारण्य है, जबकि सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य हस्तिनापुर है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया की पहली कार्यशील सैंड बैटरी स्थापित की है। तो दुनिया की पहली कार्यशील सैंड बैटरी किसने स्थापित की है, तो फिनलैंड ने, ठीक है। फिनलैंड के द्वारा दुनिया की पहली कार्यशील सैंड बैटरी स्थापित की गई है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 86, मानगढ़ नरसंहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मानगढ़ नरसंहार की बात करें दोस्तों तो यह मानगढ़ पहाड़ी को आदिवासी जलियांवाला के नाम से भी जाना जाता है और गुरु गोविंद गिरी ने अंग्रेजों के खिलाफ 1908 में भगत आंदोलन की शुरुआत की थी। इसका दोनों कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए, उइगर किस देश के अल्पसंख्यक समुदाय हैं, तो देखिए उइगर चीन के अल्पसंख्यक समुदाय हैं। उइगर एक अल्पसंख्यक तुर्क जाति मुसलमान हैं, ये चीन में अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में पाए जाते हैं। आइए अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश पशुधन विभाग ने किन दो क्षेत्रों के बीच 300 किलोमीटर चौड़ी प्रतिरक्षा पट्टी स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो यह पीलीभीत से इटावा के बीच, उत्तर प्रदेश पशुधन विभाग ने पीलीभीत से इटावा के बीच 300 किलोमीटर चौड़ी प्रतिरक्षा पट्टी स्थापित करने का निर्णय लिया है। चलिए प्रश्न संख्या 89 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। तो देखिए भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय अभ्यास की बात करें तो इसमें जिमेक्स, सैन्य मैत्री, धर्म गार्जियन, ये सभी भारत और जापान के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास हैं। तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। भारत कला भवन संग्रहालय स्थित है, तो भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो यह वाराणसी में स्थित है। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने कालिंग नेम प्रेजेंटेशन की शुरुआत का प्रस्ताव दिया है। तो किसने कालिंग नेम प्रेजेंटेशन की शुरुआत का प्रस्ताव दिया है, तो ये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने इसका प्रस्ताव दिया है। चलिए प्रश्न संख्या 92 देखते हैं, एक सींग वाले गैंडे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक सींग वाले गैंडे की बात करें तो यह भारत में एक सींग वाला गैंडा ही पाया जाता है। भारत में केवल एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है और इसे IUCN के तहत सुभेद के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो इसका दोनों कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, लीड्स इंडेक्स 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लीड्स इंडेक्स 2022 की बात करें दोस्तों तो यह उद्योग संवर्धन और सांकेतिक व्यापार विभाग द्वारा जारी किया गया था और उत्तर प्रदेश को एचीवर की श्रेणी में रखा गया है। लीड्स इंडेक्स 2022 में उत्तर प्रदेश को एचीवर की श्रेणी में रखा गया है और इसे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। इसका दोनों कथन सही, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 94 देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है। तो महिला साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में बात करें दोस्तों तो कुल 57.20% है। महिला साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में 57.20 है, जबकि पुरुष साक्षरता दर की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 77.28% है और कुल उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर की बात करें दोस्तों तो कुल साक्षरता दर उत्तर प्रदेश का 67.68% है, ठीक है, इससे ध्यान रखिएगा। और लिंगानुपात की बात करें, उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात कुल कितना है, तो उत्तर प्रदेश का कुल लिंगानुपात 912 है, इसे ध्यान रखिएगा। 912 उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है। चलिए अगला देखते हैं, मत्स्य 6000 वाहन डिजाइन और विकसित किया जा रहा है। किसके द्वारा यह विकसित किया जा रहा है, तो राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा मत्स्य 6000 वाहन डिजाइन और विकसित किया जा रहा है। मार्स पहल संबंधित है, तो मार्स पहल किससे संबंधित है, यह मीथेन उत्सर्जन में कटौती के प्रयासों को सुदृढ़ करने से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो मीथेन उत्सर्जन में कटौती के प्रयासों को सुदृढ़ करने से। चलिए प्रश्न संख्या 97 देखते हैं। प्रश्न संख्या 97 दिया गया है कि सूका पैका नदी निम्नलिखित में से किस नदी की वितरिका है, तो यह महानदी की है। सूका पैका नदी यह महानदी की वितरिका है।
जल्दू ऐप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल्दू ऐप की बात करें तो इसे ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, तो यह बिल्कुल सही है। इसका उपयोग देश भर में एक गांव के सभी कुओं के जल स्तर आकलन के लिए किया जाएगा, तो यह कथन गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए, जल्दू ऐप का उपयोग देश भर में प्रत्येक गांव में चयनित 2 से 3 कुएं, कितने, तो देश से 3 कुएं के जल स्तर आकलन किए जाएंगे, न कि सभी कुएं, ठीक है। तो इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कथन दिया गया है कि यह केवल ऑनलाइन मोड में ही काम करेगा, तो देखिए ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में काम करेगा, इसलिए ये भी कथन गलत है। और वहीं चौथा कथन की बात करें, चौथा कथन दिया गया है कि डेटा को राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र के डेटाबेस के साथ एकीकृत किया जाएगा, तो यह बिल्कुल सही है। तो इसका जल्दू ऐप के विषय में देखा जाए तो पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है। इसका राइट ऑप्शन, पहला और चौथा कथन इसका सही है ना, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 99 नंबर प्रश्न को। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति की बात करें तो उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी दैट इज यूपी नेडा को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। अगले 5 वर्षों में सौर ऊर्जा से 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है। इसका दोनों कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 100 देखते हैं, प्रश्न संख्या 100 को। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा महारत्न दर्जा प्राप्त के लिए मानदंड क्या है। यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी कंपनी द्वारा महारत्न दर्जा प्राप्त के लिए मानदंड क्या है। तो इसका मानदंड की बात करें, महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्या मानदंड है, तो इसमें देखिए लगातार 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक शुद्ध लाभ प्राप्त किया हो, बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए रहा हो और बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ रुपए है। तो ये सभी मानदंड एक महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने में सहायक होता है। इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 101 देखते हैं। बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के विषय में देखा जाए दोस्तों, तो यह एक केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है और यह औद्योगिक नीतियाँ एवं संवर्धन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो देखिए बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम ये औद्योगिक नीति संवर्धन विकास द्वारा कार्यान्वित नहीं किया जाता है, इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, इसलिए ये दूसरा कथन इसका गलत हो जाएगा। जबकि वहीं पहला कथन बिल्कुल सही है, बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम एक केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है, इसलिए इसका कथन 1 सही हो जाएगा, केवल कथन 1 सही है, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 102 देखते हैं। प्रश्न संख्या 102 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का टाइगर रिजर्व नहीं है। तो देखिए तमिलनाडु का टाइगर रिजर्व जो नहीं है उसे बताना है, तो पराम्बीकुलम यह तमिलनाडु का टाइगर रिजर्व नहीं है, ये केरल का टाइगर रिजर्व है, ठीक है। वहीं कलक्कड़ मुंडनथुराई ये तमिलनाडु का है और श्री बिल्ली पुत्तूर मेघामलाई और सत्यमंगलम ये तीनों तमिलनाडु का टाइगर रिजर्व है, ठीक है। पराम्बीकुलम यह केरल का टाइगर रिजर्व है, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 103 देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। यहाँ पे ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट और उसके राज्य को बताना है। तो बताइए ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट में कप्पड़ ये किस राज्य का है। जो ब्लू फ्लैग प्रमाणित तट है तो कप्पड़ ये केरल का तट है, ठीक है, कप्पड़ केरल का है। गोल्डन बीच की बात करें दोस्तों तो गोल्डन बीच उड़ीसा का है और ऋषिकोंडा यह जो है आंध्र प्रदेश का है, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश का है और पुदुबिदरी ये कर्नाटक का है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन देखेंगे तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 104 देखते हैं। हाल ही में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया। तो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो यह कासिम जोमार्ट टोकायव को चुना गया है। कासिम जोमार्ट टोकायव को कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। आइए प्रश्न संख्या 105 देखते हैं। सुशासन दिवस मनाया जाता है, तो आप सभी जानते होंगे सुशासन दिवस कब मनाया जाता है,
तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक। कोरोनल होल के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोरोनल होल्स देखिए, उनका तापमान कम होता है और वे अपने आसपास की तुलना में अधिक गहरे दिखाई देते हैं। ये सूर्य की सतह पर ऐसे क्षेत्र हैं जहां से तेजी सौर हवा अंतरिक्ष में फैलती है। तो कोरोनल होल ये बिल्कुल सही है, दोनों कथन इसके संदर्भ में सही हैं। तो कोरोनल होल्स के विषय में बात करें तो कोरोनल होल्स का तापमान कम होता है और वे अपने आसपास की तुलना में अधिक गहरे दिखाई देते हैं। ये सूर्य की सतह पर ऐसे क्षेत्र हैं जहां से तेज सौर हवा अंतरिक्ष में फैलती है। तो ये इसका दोनों कथन सही है, तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है, किसके रूप में मनाई जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती? तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। कब मनाई जाती है दोस्तों? तो 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। किस रूप में? तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। चलिए, बाल विवाह उन्मूलन की पहल अलीवा किस राज्य द्वारा अपनाई गई है? तो यह ओडिशा के द्वारा बाल विवाह उन्मूलन की पहल अलीवा ये ओडिशा राज्य के द्वारा अपनाई गई है। ओडिशा लक्ष्य, इसका बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा है। ओडिशा में 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है ओडिशा ने। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 109 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन साइकिल से माउंट फ्रेंडशिप के शिखर पर पहुंचने वाला पहला पर्वतारोही बना है? तो कौन है जो साइकिल से माउंट फ्रेंडशिप के शिखर पर पहुंचने वाला पहला पर्वतारोही बना है? तो ये उमा सिंह हैं। उमा सिंह कहाँ की हैं दोस्तों? तो उमा सिंह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? तो गोरखपुर से, इसलिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइकिल से माउंट फ्रेंडशिप के शिखर पर पहुँचने वाली पहली पर्वतारोही गोरखपुर की उमा सिंह बनी हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 110। इंडिया डिस्क्रिमिनेशनल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा जारी की जाती है। इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा जारी की जाती है। यह रिपोर्ट महिलाओं और हाशिए को समुदाय से नौकरी के स्तर पर भेदभाव के संदर्भ में प्रकाशित की जाती है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। बिंझिजम बंदरगाह परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बिंझिजम बंदरगाह परियोजना यह केरल राज्य में स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 112 देखते हैं। वर्ष 1950 के संविधान अनुसूचित जाति आदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखें तो पहला कथन दिया गया है कि इसने शुरू में केवल हिंदू समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी थी। तो बिल्कुल सही है। वर्ष 1950 के संविधान आदेश के संदर्भ में अनुसूचित जाति शुरू में केवल हिंदू समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी थी और वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म अपनाने वाले दलितों को शामिल करने के लिए इस आदेश में संशोधन किया गया था। तो यह कथन गलत हो जाएगा। देखिए दोस्तों, वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म को नहीं, किस धर्म को? तो सिख धर्म को। जो लोग सिख धर्म अपना लिए थे उन्हें 1956 में दलितों को शामिल करने के लिए, सिख धर्म अपनाने वाले दलितों को शामिल करने के लिए इस आदेश में संशोधन किया गया था। किस धर्म को? तो सिख धर्म को। बौद्ध धर्म यहाँ नहीं होगा। तो इसमें केवल कथन एक सही, इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे रामसर स्थल और उसके ज़िले को बताना है। ये सभी रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के हैं। इसे बताना है कौन सा रामसर स्थल किस ज़िले में स्थित है। नवाबगंज पश्चिम बिहार रामसर स्थल ये उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? तो ये उन्नाव में। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में। सैंडी पश्चिम बिहार हरदोई में। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर। कीथम झील ये आगरा में स्थित है। इसका सभी सही सुमेलित हैं, तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए, विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। तो विश्व हृदय दिवस यह 29 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 115 की बात करें तो प्रश्न संख्या 115 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधुजा वन के संदर्भ में सही है? सिंधुजा वन की बात करें तो ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर से संबंधित है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सिंधुजा वन की बात करें तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा विकसित किया गया ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर है। ठीक है, सिंधुजा वेव एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर है जो
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, किया गया है। अगला देखते हैं, मध्याह्न भोजन योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो मध्याह्न भोजन योजना ये 1995 में शुरू की गई थी। शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। मध्याह्न भोजन योजना ये शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1995 में की गई थी। चलिए प्रश्न संख्या 117 हम लोग देखते हैं। कदन उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कदन उत्पादन की बात करें तो भारत दुनिया में कदन का सबसे बड़ा उत्पादक है और उत्तर प्रदेश राज्यों में बाजरा का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोनों कथन इसका सही है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश बाजरा उत्पादन में दूसरे स्थान पे है, जबकि पहले स्थान की बात किया जाए तो बाजरा उत्पादन में पहले स्थान पे राजस्थान आता है। ठीक है, और वहीं कदन उत्पादन में भारत दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, चलिए इसे जानते रहिए। बाजरा उत्पादन में पहले स्थान पे राजस्थान आता है, जबकि दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश आता है। ज्यूरोंग रोवर को किस देश ने मंगल ग्रह पर भेजा था? ज्यूरोंग रोवर की बात करें तो इसे चीन ने मंगल ग्रह पर भेजा था। ज्यूरोंग रोवर को चीन ने मंगल ग्रह पर भेजा था। आइए प्रश्न संख्या 119 देखते हैं। एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन कहाँ लॉन्च की गई थी? तो एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन यह किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में लॉन्च की गई। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें, ये कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में स्थित है वहाँ पे लॉन्च किया गया है और यह मशीन प्लेटलेट्स और प्लाज्मा में किसी भी तरह के संक्रमण को दूर करने में सक्षम है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। दोहरा क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण मशीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोहरा क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण की बात करें तो यह एक आत्मघाती मशीन है, क्योंकि अंतरिक्ष यान पूरी तरह नष्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, दोहरा क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशित परीक्षण मिशन के तहत मिशन के संदर्भ में बात करें तो यह एक आत्मघाती मिशन है, क्योंकि अंतरिक्ष यान पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। इसे द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात नासा द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो इसका दोनों कथन सही है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोहरा क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण मिशन ये आत्मघाती मिशन है। किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसमें क्या होगा? तो इससे अंतरिक्ष यान पूरी तरह से नष्ट किया जाएगा। ठीक है, इससे अंतरिक्ष यान पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, इसलिए यह एक आत्मघाती मिशन है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 121 नंबर प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का आयोजन सिंगापुर में किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के संदर्भ में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। ठीक है, इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है। चलिए प्रश्न संख्या 123 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट यह उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सहयोग से ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया? तो यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन उच्च स्तरीय चैंपियनशिप ने जारी किया है। इसका राइट ऑप्शन ए तथा बी दोनों सही है। 125 नंबर प्रश्न देखते हैं। द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो देखिए, द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर ये भारत और सिंगापुर के मध्य आयोजित किया जाता है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 124 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय समिति के संबंध में सही नहीं है? जो इसमें सही नहीं है उसे बताना है। तो देखिए, समितियों के सदस्यों को सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, संसदीय समिति के सदस्यों को सदन द्वारा निर्वाचित या नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है। वही दूसरा कथन है कि समितियों के सदस्य अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करते हैं। तो देखिए दोस्तों, संसदीय समिति के सदस्य जो होते हैं ये अध्यक्ष के निर्देशन में नहीं, ये सभापति के निर्देशन में कार्य करते हैं। किसके निर्देशन में? तो सभापति के निर्देशन में कार्य करते हैं। इसलिए इसका ये बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा।
वहीं तीसरा कथन है कि उनकी उत्पत्ति ब्रिटिश संसद में हुई है और वे मिनी संसद के रूप में भी जाने जाते हैं। तो संसदीय समिति की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो ब्रिटिश संसद से, और इसे मिनी संसद के रूप में भी कार्य करते हैं। ये मिनी संसद के रूप में भी कार्य करते हैं। तो ये सब कथन सही है। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन इसका गलत है। चलिए प्रश्न संख्या 127 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस संभाग में नंदी अभ्यारण्य बनाया जाना है? तो किस संभाग में उत्तर प्रदेश के किस संभाग में नंदी अभ्यारण्य बनाया जाना है? तो मुरादाबाद में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नंदी अभ्यारण्य बनाया जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 128 देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो ये सबको पता होगा। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 16 सितंबर को। आइए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 129। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और उसके ज़िले को बताना है। खारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस ज़िले में स्थापित किया गया है? तो सहारनपुर में। ये उत्तर प्रदेश के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, इसे ध्यान रखिएगा। माथा टीला यह ललितपुर में, और निर्गजिनी यह जो है मुजफ्फरपुर में, ओबरा सोनभद्र में स्थित है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन देखेंगे तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 130 देखते हैं। एशियाटिक कैरकेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एशियाटिक कैरकेल की बात करें तो इसका उपयोग भारतीय अभिजात वर्ग द्वारा खेल कूद के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, इसका उपयोग अभिजात वर्ग में द्वारा खेल कूद के लिए किया जाता है। वहीं दूसरा कथन है यह IUCN में सबसे कम चिंतनी के रूप में सूचीबद्ध है। तो ये भी कथन सही है। ठीक है, तो एशियाटिक कैरकेलर के संदर्भ में बात करें दोस्तों, तो इसका उपयोग भारतीय अभिजात वर्ग द्वारा खेलकूद के लिए किया जाता है, और एशियाटिक कैरकेल को IUCN में सबसे कम चिंतनी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो इसका दोनों कथन सही, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 131 देखते हैं। हाकुटो आर मून मिशन निम्नलिखित में से किस देश ने लॉन्च किया? तो हाकुटो आर मून मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? तो यह देखिए, इस मिशन को चीन के द्वारा माफ़ करिएगा जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, हाकुटो मून मिशन को जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 132 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव स्थित है? तो किस राज्य में भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। गुजरात के मोढेरा गांव में भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव स्थित है। गुजरात के मोढेरा गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 133 को प्रश्न संख्या 133 दिया गया है कि लचित बोरफुकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लचित बोरफुकन की बात करें तो वर्ष 2022 में उनकी 500वीं जयंती मनाई गई। तो देखिए, लचित बोरफुकन की जयंती 500वीं नहीं 400वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। वर्ष 1671 की सरायघाट की लड़ाई में अपने नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। लचित बोरफुकन 1671 की सरायघाट की लड़ाई में अपने नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका एकमात्र कथन 2 सही है, तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, लचित बोरफुकन की बात किया जाए दोस्तों, तो लचित बोरफुकन ये असम के प्रसिद्ध युद्ध नायक थे। वर्ष 2022 में इनकी 400वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, और इसने वर्ष 1671 की सरायघाट की लड़ाई में अपने नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। मैं नास्तिक क्यों हूँ के एक आत्मकथात्मक प्रवर्तन के लेखक कौन है? मैं नास्तिक क्यों हूँ एक आत्मकथात्मक प्रवर्तन के लेखक कौन है? तो ये भगत सिंह है। इसके लेखक भगत सिंह हैं। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 135 देखते हैं। टटी लाल रेत के टीलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? टटी लाल रेत टीलों की बात करें तो इसे एरामैटी डिब्लू के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल सही है। इस स्थल को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा
भू विरासत स्थल के रूप में भी घोषित किया गया था। तो दोनों कथन इसका सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया गया था। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया था? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया गया है। 2022 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की स्थिति की बात करें दोस्तों, तो भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2022 में 40वें स्थान पर है। ठीक है, किस स्थान पे? 40वें स्थान पर है। चलिए अगला देखते हैं। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित है? तो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? ये कर्नाटक में स्थापित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अम्बेडकर सर्किट का हिस्सा नहीं है? तो अम्बेडकर सर्किट का हिस्सा भोपाल नहीं है। ठीक है, भोपाल अम्बेडकर सर्किट का हिस्सा नहीं है, जबकि नागपुर, दिल्ली और मुंबई अम्बेडकर सर्किट का हिस्सा है। हाल ही में किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ने सिंचाई के लिए नाली के पानी का उपयोग करने का निर्णय लिया है? तो यह उत्तर प्रदेश ने निर्णय लिया है। ठीक है, सिंचाई के लिए नाली के पानी का उपयोग करने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। चलिए प्रश्न संख्या 140 देखते हैं हम लोग। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई जाती है। तो रानी लक्ष्मीबाई की जयंती कब मनाई जाती है? तो 19 नवंबर को। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की जयंती 19 नवंबर को मनाई जाती है। काली मृदा की वैश्विक स्थिति प्रकाशित की गई। काली मृदा की वैश्विक स्थिति किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो यह खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 142 देखते हैं। 142 नंबर प्रश्न दिया गया है कि विचलन बाद राजस्व घाटा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचलन बाद राजस्व घाटा की बात करें तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत केंद्र द्वारा राज्यों को प्रदान किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। अनुदान का भुगतान भारत की संचित निधि से किया जाता है। तो ये भी कथन सही है। यह हर 5 साल के बाद राज्यों को दिया जाता है। तो यह कथन गलत हो जाएगा। विचलन बाद राजस्व घाटा की बात करें तो इसे प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। हर साल 5 वर्ष के बाद नहीं, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष यह राजस्व दिया जाता है, इसलिए तीसरा कथन गलत हो जाएगा। चौथा कथन दिया है कि समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्य को एक समान राशि दी जाती है। तो ये भी कथन गलत हो जाएगा दोस्तों। समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्य को राज्यों की ज़रूरत के अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग राशि प्रदान की जाती है, न कि एक समान राशि। ठीक है, अलग अलग राज्यों को अलग अलग समान राशि प्रदान की जाती है। तो इसका पहला और दूसरा कथन सही है, तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 143 नंबर देखते हैं हम लोग। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ है? तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन, इसका उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में हुआ है। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड डेयरी समिट आयोजित किया गया है। भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो यह चिरंजीवी को सम्मानित किया गया है। भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय समारोह में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से चिरंजीवी को सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड फिल्म समारोह का आयोजन गोवा में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किस देश में सेमरू ज्वालामुखी स्थित है? तो सेमरू ज्वालामुखी यह इंडोनेशिया में स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 146 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा कौन कौन सूचकांक प्रकाशित किए जाते हैं? तो देखिए, इसमें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धी सूचकांक और वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ये पहला, दूसरा और चौथा सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा नहीं प्रकाशित किया जाता दोस्तों, इसे UNDP के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 147 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ODOP उत्पाद और जिला बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं। ब्लैक पादरी ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो ब्लैक पादरी यह आजमगढ़ से संबंधित है। मुंज उत्पाद की बात करें दोस्तों तो यह अमेठी से, और बिंदी टिकुली की बात करें तो यह बलिया से, और इत्र ये कन्नौज से फेमस है। ठीक है, कन्नौज जिला का है इत्र। इसका राइट ऑप्शन देखेंगे तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 148 देखते हैं। थमिराब रानी नदी किस राज्य में है? थमिराब रानी नदी किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में है। ठीक है,
तमिलनाडु का एकमात्र 12मासी जो पानी का निरंतर प्रवाह नदी है तो यह थमिराबरानी नदी है। ठीक है, ये 12मासी नदी है जो 12 महीने इसमें पानी जल प्रवाह करता रहता है, जल का प्रवाह निरंतर इसमें होता रहता है। ठीक है, ये कहाँ की नदी है? तमिलनाडु का। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 149 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलित करना है। यहाँ पे स्थापत्य स्थल और उसके स्थान को बताना है। आइए देखते हैं। चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? तो चौखंडी स्तूप यह सारनाथ में स्थित है। सारनाथ कहाँ पड़ता है? तो वाराणसी में पड़ता है। ठीक है, और रूमी दरवाज़ा की बात करें तो ये लखनऊ में स्थित है। और इल्मा उद दौला का मकबरा यह जो है आगरा में स्थित है। और बचा एक भगवान बाहुबली मंदिर, ये तो फिरोजाबाद हो जाएगा। ठीक, इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 150 को। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है? तो किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है? तो अरबिंदो घोष को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है। तो इसी प्रश्न के साथ दोस्तों हम लोग टेस्ट नंबर 11 को कंप्लीट कर लिए हैं। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा आप सभी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही में दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही में चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।